में कुछ दिनों पहले मैंने एक सुर्खी आपके सामने रखी थी। कहा था कि क्या भारत को गुलाम बना रहा है जियो। ये शब्द मैंने इसलिए यूज किया था कि जियो जो आया बहुत सस्ते दाम पर था, वो आकर के बहुत तेजी से भारत में फैला। आया तो फ्री में ही था ना, प्रेडेटरी प्राइसिंग लाया था, मुफ्त का सा व्यापार करके आया था। लेकिन आते ही इतना तेजी से फैला कि सबसे पहले उसने भारत की कंपनियों में बीएसएनएल को टक्कर मारी। उसके साथ साथ बहुत सारे और जितने भी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स थे, उन प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर मारी। मार करके जबरदस्त तरीके से मार्केट कैप्चर किया। मार्केट कैप्चर करके एकदम जाके टॉप पर खड़ा हो गया। ऐसा टॉप पर खड़ा हुआ कि उसके बाद तय होगा कि अब मार्केट की रेट क्या होंगी। मार्केट में एयरटेल, वोडाफोन जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, पहले उन्होंने उसी के देखा देखी रेट घटाई। अब जब जियो फिर से रेट बढ़ाने लगा तो ये सब लोग इसके अनुसार रेट बढ़ाने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि बाजार में ये विशेष प्रकार की व्यवस्था मोनोपोली कहलाती है, एक अधिकार प्रकार का मार्केट कहलाता है, और ये किसी भी प्रकार से किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां सरकार के द्वारा हमारे हितों की सुरक्षा की गारंटी है, ऐसी स्थिति में हमारे देश में एक तरफ टेलीकॉम और अब दूसरा सीमेंट उद्योग इसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी व्यक्ति की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में होता है रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये जो मकान है ये बनता है मेजर एलिमेंट सीमेंट से, रोड़ी से, पत्थर से, ईंट से, सरिये से। लेकिन इसी में सीमेंट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आपका मकान बनना होता है तो आप तय करते हैं कि घर में कौन सा सीमेंट आप यूज करेंगे। भारत सरकार जब अपने बजट में यह घोषणा करती है कि इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,11,111 करोड़ खर्च होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर असल में बनेगा क्या? पुल बनेगा, रेलवे ब्रिज बनेगा, रोड ब्रिज बनेगा, हवाई जहाज पोर्ट, हवाई जहाज के अड्डे बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी और घरों का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो कैपिटल निवेश इतने लाखों करोड़ का होने वाला है, उसमें सीमेंट का महत्व किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस सीमेंट के महत्व को तो आप समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जियो की तर्ज पर ही अब यहां पर भी कोई एक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बार अंबानी नहीं, अडानी की बारी है। मेरे प्यारे साथियों, अडानी ने, जो कि 3 साल पहले तक किसी भी प्रकार से सीमेंट उद्योग से कोई संबंध नहीं रखते थे, अचानक भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट निर्माता बन गए हैं। और ऐसे में इनके द्वारा शुरू की गई यह लड़ाई आगे औरों को भी मोटिवेट कर गई है। ऐसे में ही भारत की नंबर 1 सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राटेक, जिसके मालिक बिड़ला हैं, उन्होंने हाल ही में और कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है, ताकि इस नंबर 1 की लड़ाई में कि किसका मार्केट पर कंट्रोल होगा, उस पर बिड़ला आगे टिके रहें। लेकिन यह लड़ाई शुरू अगर हुई है तो इसका अर्थ यह है कि अल्टीमेटली इसका उद्देश्य, जो हाल ही में हमने जियो में देखा कि पहले कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में उतर करके जनता के सामने छा जाओ, और जब किसी के पास कोई विकल्प ना बचे तो अपने हिसाब से बाजार भाव तय करो। उदाहरण के लिए आप आजकल भारत में उपलब्ध ऑप्शंस को देखिए। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो 2-4 ऑप्शंस ही आपको मार्केट में दिखाई ढंग के देते हैं। आप ऑपरेटर्स देखते हैं तो 2-4 दिखाई देते हैं। आप कैब सर्विसेज देखते हैं तो 2-4 ऑप्शंस ही आपको ऑप्शन में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन सर्विसेज में, जो आपके लिए चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट हो, उबर हो या फिर ये हो, ये 2-4 लोग ही हैं जो प्राइस जैसे ही बढ़ाते हैं दूसरे लोग भी बढ़ा देते हैं। यानी मार्केट में एक अधिकार की लड़ाई के लिए जो कंपनीज आती हैं, दूसरों को पहले बर्बाद करती हैं, खुद टिककर नंबर 1 रह जाती हैं और फिर मार्केट को अपने हिसाब से चलाती हैं। या तो वो मार्केट मोनोपोलिस्टिक होता है या फिर ओलिगोपोलिस्टिक होता है, अर्थात यहां पर एक से कुछ ज्यादा लोग मिलकर के व्यापार पर नियंत्रण रख रहे होते हैं। अडानी की इस मंशा को आज हम आपके सामने रखेंगे और सरकार से दरखास्त करेंगे कि इसका समाधान आपके पास है, और वो समाधान क्या है वो आज मैं आपके साथ भी साझा करूंगा। क्योंकि इस लड़ाई में जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में केवल 4 ही प्लेयर बच गए हैं, हालांकि सरकार ने बीएसएनएल को रिवाइव करने का इस बार के जो टेलीकॉम बजट में इन्वेस्टमेंट दिया है, अनाउंसमेंट किया है लगभग 90,000 करोड़ रुपए का, जिससे बीएसएनएल को रिवाइव करके इन्हें कंपटीशन दिया जा सके। ऐसे ही सरकार से डिमांड है कि अपनी कोई सीमेंट भी लेकर आइए जिससे इन लोगों को रोका जा सके। तो चलिए मैं आपको डिटेल में सारी बात बताता हूं और आपकी असली आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब भारत के अंदर टॉप 10 सीमेंट निर्माताओं का नाम देखते हैं तो उसमें नाम सबसे नंबर 1 पर अल्ट्राटेक का आता है। अल्ट्राटेक है, फिर इसके बाद में अंबुजा है, श्री सीमेंट, बांगा, जेके, गिनती के कुछ 10 नाम हैं जो कि भारत के अंदर सीमेंट मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जहां एक और भारत का टेलीकॉम मार्केट लगभग $50 बिलियन का है, वहीं वर्तमान में भारत का जो सीमेंट मार्केट है वो लगभग $30 बिलियन का है।
संभावना व्यक्त की जाती है, जिस तरह से ये ग्रो करते जा रहे हैं ऑन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर पर, ये आने वाले समय में वर्ष 2030 तक लगभग $50 बिलियन की कीमत तक पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के सीमेंट उद्योग में जो संभावनाएं हैं वो आज के इक्विवेलेंट टेलीकॉम सेक्टर के बराबर ही हैं। और इसी तरह जहां टेलीकॉम में अंबानी अपना राज लगाकर बैठे हैं, वहीं पर सीमेंट में अडानी अपनी राह तलाश रहे हैं। साथियों, यह खबर 2021 की है, जब अडानी ने पहली बार सीमेंट बिजनेस में एंट्री की थी। आपके सामने यह न्यूज कटिंग है जिसे आप देख रहे हैं। सीमेंट उद्योग में पहली एंट्री मध्य 2021 में इन्होंने की थी और उसके बाद से इन्होंने अपनी शॉपिंग में पहले अंबुजा और फिर एसीसी, इन दोनों सीमेंट्स को खरीदकर भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। यानी कि देश में जिस अडानी को नहीं पता था कि कितना क्या करना है, जिसको सीमेंट के बारे में एबीसीडी नहीं पता थी, वो अचानक शॉपिंग पे निकलते हैं, देश की दो बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट निर्माता भारत के बन जाते हैं। अंबुजा सीमेंट और एसीसी के पास 70 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, यानी कि ये इतने हद तक भारत के अंदर सीमेंट उत्पादित करते हैं। भारत दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। वो ना केवल सीमेंट बनाता है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है अपने पड़ोसी मुल्कों में। जैसे भारत के नजदीक जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए भी सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भारत महती भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में अडानी, जो कि भारत में अपना जबरदस्त कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि अडानी अपने पोर्ट्स रखते हैं, अब अगर वो सीमेंट भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने इन पोर्ट से अपना ही माल भी बेचने लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजन पहले तो इंटरमीडियरी बनकर आए थे, लेकिन बाद में अपने ही प्रोडक्ट अमेजन किंडल जैसे प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगे। अडानी पहले तक फैसिलिटेटर थे, अब अपना ही माल बना करके बेचने भी लगेंगे और उसमें ये सीधे ही दूसरे पायदान पर पहुंचते हैं। इनके आते ही मार्केट में हलचल मच गई। इन्होंने पैसे से जो शॉपिंग की, उसके चलते ही मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर एक प्रकार की हलचल मच गई कि यार, इन्होंने अचानक दो बड़ी कंपनियां खरीद डाली हैं लगभग $10 बिलियन के आसपास। ऐसी स्थिति में इन्हें औरों को डर सताने लगा कि अगर ये बड़ी कंपनियों को खुद से उठा ले गए तो ये मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इतने साल से सीमेंट उद्योग में टिके हुए बिड़ला साहब थे, कुमार मंगलम बिड़ला, जो कि अपना एसीसी अल्ट्राटेक सीमेंट चला रहे थे, उन्हें यह सताने लगा कि यदि ये नंबर 1 बन गए तो इनके पिछलग्गू हम हो जाएंगे। वही हाल होगा जो जियो ने किया है वोडाफोन के साथ, क्योंकि वोडाफोन भी बिड़ला ग्रुप का ही है। ऐसी स्थिति में जियो ने जिस प्रकार से पहले अपने आप का मार्केट पकड़ा और मार्केट पकड़ करके वोडाफोन को बर्बाद कर दिया, ऐसी स्थिति में इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए अपने लिए नए रास्ते संभालने शुरू किए। बोले यार कुछ भी करो, अडानी जिस तरह से लगातार, देखिए पहले फिर पेना सीमेंट खरीदी, सांघी इंडस्ट्रीज खरीदी, माई होम्स इंडस्ट्रीज खरीदी, बोले ये धीरे धीरे अपना मार्केट कैप बढ़ाते जा रहे हैं। पता चलता है कि जून 2024 तक अडानी 77 मिलियन टन पर एनम सीमेंट प्रोड्यूस करने लग गए। जो व्यक्ति 3 साल पहले 0 मिलियन टन पैदा कर रहा था, वो अचानक 77 मिलियन टन अगर सीमेंट पैदा कर रहा है तो इससे टेंशन पैदा होने लगी। किन्हें? अल्ट्राटेक सीमेंट वालों को। अल्ट्राटेक सीमेंट किसका है? आदित्य बिड़ला ग्रुप का है, कुमार मंगलम ग्रुप का है। ऐसी स्थिति में आदित्य बिड़ला ग्रुप की तरफ से अपने अल्ट्राटेक सीमेंट की साख बरकरार रखने के लिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में इंजीनियर्स चॉइस कहा जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट को, कि साहब अगर लेंटर डलेगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट से डलेगा। ये सच है, जब आप भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराते हो तो ये जान पाएंगे कि इस सीमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी लंबे समय से बरकरार रखी हुई है। लोग ये मानते हैं कि अगर सीमेंट कोई बढ़िया है तो ये है, और इसकी कीमत भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, और ये ज्यादा कीमत पर भी अपनी ब्रांडिंग को बरकरार रखे हुए हैं। यही कारण है कि मार्केट में इनका जो शेयर का जो भाव है वो भी ऑल टाइम हाई रहता है, और ऐसी स्थिति में इनकी जो मार्केट कैप है वो भी जबरदस्त है। मतलब इनका कोई सानी नहीं है, इन्होंने जबरदस्त मार्केट अपना बनाया हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश में लंबे समय से चल रहा है और ये यूएई, बहरीन, श्रीलंका, इन सभी जगह पर अपना सीमेंट बेचते भी हैं। अपने इस सीमेंट की प्रोडक्शन की अगर आप जानकारी लें तो जहां अडानी अभी 77 मिलियन टन सालाना सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही अल्ट्राटेक 150 मिलियन टन प्रति वर्ष सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इनके द्वारा लगभग डबल सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन
दुनिया देश की टॉप 10 कंपनीज में से जब दो तीन कंपनी बिक गई हो, ऐसे में डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी बची कंपनियों को भी अडानी अपनी बास्केट में भर लें और बाद में कंपटीशन में वो इनसे आगे निकल जाएं। यानी जहां भारत 600 मिलियन टन पर एनम के आसपास सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसमें से आधा ऑलरेडी इन दो प्लेयर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी बच्चों को भी उठाकर अगर ये लोग अपने साथ ले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अल्ट्राटेक इस रेस में निकला और रेस में निकलकर अडानी को रोकने के लिए कहिए या मार्केट में नंबर 1 बने रहने के लिए, जो गलती जियो के साथ ये कर चुके थे वो अब नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने स्तर पर इंडिया सीमेंट को खरीदने का निर्णय लिया। ये इंडिया सीमेंट वही है जिसके बारे में 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था, अगर आपको ध्यान हो, जिसके बारे में मैंने बताया था कि रॉयल्टी इज ए टैक्स और रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। जो मामला चल रहा है ये वही तमिलनाडु वर्सेस इंडिया सीमेंट का वाद था, अगर आपको याद हो। 2 दिन पहले भी जब मैंने एक सेशन किया था, अपनी पाठशाला पर डला हुआ है, आप चाहिए तो देखिएगा, जिसमें कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, टाइपोग्राफिक एरर थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच ने अपना फैसला बदला, याद आ रहा है। उस इंडिया सीमेंट का पहले इन्होंने कुछ हिस्सा परचेज किया और अब पूरी तरह से उसका मेजॉरिटी स्टेक परचेज कर लिया है, और ऐसा करके आपने अपनी और कैपेसिटी बढ़ा ली है। सुर्खी बनती है कि अल्ट्राटेक ने अपनी तरफ से एक्विजिशन ऑफ इंडिया सीमेंट का निर्णय कंफर्म कर दिया है। ऐसे आधार पर इंडिया सीमेंट का 32.72% हिस्सेदारी, पहले लगभग ये 22% हिस्सेदारी खरीद चुके थे, अब इनके पास में अल्ट्राटेक सीमेंट के पास में इंडिया सीमेंट की 55.49% हिस्सेदारी हो जाएगी। कुछ समय पूर्व ही इन्होंने इंडिया सीमेंट की लगभग 22% हिस्सेदारी खरीदी थी और अब 32% हिस्सेदारी खरीदकर अब ये 55.49% के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट की मेजर स्टॉक होल्डर बन गई है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़े कारण में अडानी है, जिन्होंने 3 साल पहले इस इंडस्ट्री में घुसकर एक अधिकार की तरफ जो रेस लगाई, उसको देखते हुए और अपने अनुभव, क्योंकि बिरला ग्रुप पहले ही वोडाफोन और आइडिया वाले केस में आइडिया का नुकसान जियो की वजह से होता हुआ देख चुके थे, अब इनकी वजह से नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अल्ट्राटेक को अपने नंबर 1 पर बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिग्रहण शुरू कर दिए। और ऐसी स्थिति में 1.45 करोड़ टन बनाने वाली जो इंडिया सीमेंट है, उसे इन्होंने अपने साथ बना लिया, यानी कि 15.27 करोड़ टन सालाना पैदा करने वाली अल्ट्राटेक अब अपनी कैपेसिटी में 1.5 टन और बढ़ा चुकी है, 1.5 करोड़ टन और बढ़ा चुकी है, और देश में अभी भी ये नंबर 1 पर बनी हुई है, जिसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट का जो शेयर प्राइस है वो 11,664 रुपए के साथ अभी मार्केट में कल तक था, जब हमने आपके लिए ये सुर्खी इकट्ठा की थी। इसका मतलब अल्ट्राटेक इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड के साथ साथ अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखने में मेहनत कर रहा है। और इस अल्ट्राटेक सीमेंट में मेजॉरिटी स्टेक जो होल्डर्स हैं वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप ही है, यानी कि एक प्रकार से अपना 60% स्टेक रखकर आदित्य बिरला ग्रुप चल रहा है। लेकिन क्या हम आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में इतने सिक्योर हो सकते हैं कि ये लोग एक कंपनी को खरीद करके अपने आप को नंबर 1 पर रखने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंता की तरफ इशारा करती है, जिस रेस को भले ही जन्म अडानी ने दिया हो, लेकिन अब ये खुद भी तो पीछे नहीं हट रहे। ये भी लगातार, ये जो इंडिया सीमेंट है, ये एन श्रीनिवास से खरीदी गई है। एन श्रीनिवास, अगर आपको याद हो, तो ये वो हैं जिनके पास चेन्नई सुपर किंग्स कंपनी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीसीसीआई में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। पुराने जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो इनका चेहरा भी पहचानते होंगे। इन्होंने अपनी कंपनी में धोनी को भी डायरेक्टरशिप ऑफर की हुई है, साथ ही साथ में ये चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक भी हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं की कंपनी थी इंडिया सीमेंट, जिसको अल्ट्राटेक ने परचेज कर लिया है। जून में 22% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी थी और अब मेजोरिटी स्टेक परचेज कर लिया। तो अल्ट्राटेक का इंडिया सीमेंट तो हो गया, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल छोड़ गया, और वो ये है कि इस अधिग्रहण में अब बड़े प्लेयर में एक तो अल्ट्राटेक और बड़ा हो गया, अडानी नंबर 2 पर आ गया। कुछ दिनों के अंदर ये रेस और लगेगी, तो हो सकता है जैसे आज टेलीकॉम में 4 ही ब्रांड बचे हैं, एक सरकारी बीएसएनएल, बाकी 3 प्राइवेट, बाकी 2 प्राइवेट वही कर रहे हैं जो कि कर रहा है जियो। ऐसी स्थिति में चलो बीएसएनएल पर सरकार ने दाव खेलकर, क्या दाव खेला, इस बार के बजट में लगभग 90,000 करोड़ रुपए उसको दे दिए, ताकि ले भाई तू तेरा रिवाइवल कर, ताकि इस प्राइवेटाइजेशन को हम रोक सकें। ये लोग अपने हिसाब से देश चला रहे हैं, इसको रोक सकें। लेकिन हमारे पास सीमेंट में कौन सा ब्रांड है, सरकार के पास में सीमेंट में क्या अल्टरनेटिव है जिसको ला करके इन लोगों को रोका जा सकता है।
कोई आंसर नहीं है। ऐसी स्थिति में समझने की आवश्यकता है कि भारत अगर सीमेंट में भी ये एक अधिकार की लड़ाई देख ले। मैं आपको याद दिला दूं, देखिए बजट का ये वाला डेटा मैंने आपको याद दिलाया था, और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जबरदस्त पैसा खर्च करने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट में 2,65,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। आप विचार करिए कि जब बजट में इतना सरकार खर्च करने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीमेंट के अंदर कुछ ही लोग रहें और वो इस मेजर बजट के हिस्से को खा जाएं। यानी कि एक नई नई लड़ाई जो एक अधिकार की है, वो अब टेलीकॉम के स्थान पर हमें सीमेंट इंडस्ट्री में दिखाई दे रही है। और इस इंडस्ट्री में भले ही दो चेहरे दिखाई दें, लेकिन इसके पीछे सरकार की नाकामयाबी भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि आपने कोई अल्टरनेट क्यों नहीं दिया। अब आपके दिमाग में सवाल बनता है, सरकार कर क्या सकती है? मैं बताता हूं क्या कर सकती है। देखिए साथियों, सरकार के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, और वो क्या है? सरकार जो चाहे कर सकती है। कैसे कर सकती है? पहला तो सरकार अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। जब सरकार खुद अपनी तरफ से यूरिया के ब्रांड निकाल सकती है कि पेस्टिसाइड हम बनाएंगे, हम फर्टिलाइजर्स हम देंगे, तो सरकार आप एक तरह से सीमेंट भी खुद ही तैयार करिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीमेंट की जो बेसिक बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे लाइमस्टोन हो, श्ले हो, क्ले हो, सैंड हो, आयरन ओर हो, ये सब चीजें तो आप ही के पास है ना। सारी माइंस आप कंट्रोल करते हैं। माइंस मिनरल्स भले ही आप किसी को लीज पर देते हो, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे लाइमस्टोन में सरकारी कंपनी हो, चाहे आयरन ओर में हो, चाहे सैंड में हो, आपके द्वारा नियंत्रित हैं। आपके द्वारा नियंत्रित हैं। तो रॉ मटेरियल जो सबसे बुनियादी आवश्यकता है, जिसे ये प्राइवेट प्लेयर्स माइंस खरीद खरीद के पूरा कर रहे हैं, वो काम आप अकेले लेवल पर कर सकते हो। यानी भारत सरकार के पास कच्चा माल खुद का उपलब्ध है। रही बात इसके अलावा इसको बनाने के लिए कोयले की, इसको बनाने के लिए बिजली की, तो साहब उसके लिए भी आपकी अपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। इसके साथ साथ बिजली के लिए आपकी अपनी एनटीपीसी है। और जो आज अडानी कह रहा है कि मेरे पास कोस्टल एरिया है जहां से उठा करके मैं माल को एक्सपोर्ट कर दूंगा, आपके पास तो खुद का जेएनपीटी पोर्ट है। अरे अडानी आपको सलाम करता है जनाब। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि देश में जनता के साथ ठगी ना हो, एक अधिकार पर कोई कंपनी ना बैठे, आप अपना ब्रांड लेकर आइए। आप खुद से सरकारी कंपनी, आप कहें कि सरकार कंपनी नहीं चलाती, अजी साहब आप चला रहे हैं। आप कोल इंडिया चला रहे हैं, भारत की महारत्ना नवरत्ना सब आप ही चला रहे हैं, मिनी रत्ना आप ही चला रहे हैं। ऐसी कोई कंपनी फ्लोट करिए जो भारत में सीमेंट बनाए और सीमेंट में वो नंबर 1 बनकर आए। केवल इसलिए नहीं कि साहब ये डाल दिया हमने भी एक प्लांट, नहीं। जैसे आज एनटीपीसी को कोई टक्कर नहीं देता, ओएनजीसी, आईओसीएल, ये सब वो कंपनी है, एचपीसीएल जो आपकी अपनी कंपनी है और इनके आगे कोई खड़ा नहीं होता। ऐसे में आप भी अपना प्रोडक्ट लेकर आए और आकर के भारत को इस रेस में से वैसे ही बताएं जैसे कि आपने बीएसएनएल को खड़ा करके जियो के एक अधिकार को टक्कर दिए। ऐसी स्थिति में ये सब चीजें आपके पास अगर हैं, तो भारत में आप निश्चित ही अपने इंडियन पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे कांडला हो, जेएनपीटी हो, मर्मगांव हो, जो आधिकारिक सरकारी पोर्ट हैं, आप उनके माध्यम से देश के इस माल को एक्सपोर्ट करें और देशवासियों को उस एक अधिकार से रोकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं केवल सरकार कब ये कंपनी बनाएगी तब तक की तो बात और है, उससे पहले भी सरकार आपसे एक और उम्मीद है, और वो ये है कि भारत में आपने ऑलरेडी ऐसे कानून बना रखे हैं जो इस एक अधिकार की लड़ाई को रोक सकते हैं। आप उसे एग्जीक्यूट करने के लिए संस्थाओं को ताकत दें। भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बनाया ही मोनोपोलिस्टिक गतिविधियों को रोकने के लिए गया था, एमआरटीपी एक्ट के तहत, जब वर्ष 1969 में मोनोपोलिस्टिक रेगुलेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जब आया था, जिसमें यह तय किया गया था कि किसी भी कंपनी को भारत में एक अधिकार नहीं करने दिया जाएगा, उसी को अमेंड करके 2002 बनाया था, उसी को अमेंड करके 2007 बनाया, जिसमें आज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यह तय करता है कि देश में किसी भी प्रकार के उद्योग में किसी एक का एक अधिकार ना हो। तो सरकार निवेदन है कि आप अपने इन आधारों को भी मजबूती दें और इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात के ऊपर ध्यान लगाने के लिए दें कि कहीं बाजार में ये लोग एक अधिकार करके भारतीय जनता के साथ वही धोखा तो नहीं कर देंगे जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। उम्मीद है कि आप सभी साथी भी इसके साथ, इस जानकारी के साथ पूरी तरह सजग हुए होंगे और इस जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करें, अपनी राय भी रखें। क्या आपको शुरुआती लाभ के बदले जिंदगी भर की उस परेशानी की तरफ जाना है जो आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले गूगल के केस में देखी, फिर जियो के केस में देखी, आने वाले समय में सीमेंट के केस में भी क्या आप देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और अगर नहीं चाहते तो फिर इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब